A very good morning, students. From today onwards, we will start our next chapter, surface chemistry. हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? सरफेस केमिस्ट्री. तो सरफेस केमिस्ट्री है क्या? तो सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पर होने वाले फिनोमिनन्स की स्टडी करती है, विच डील्स विद phenomenons occurring at the surface. तो यानी सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर होने वाले फिनोमिनन्स को डील करती है. ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सब्सटेंस के बारे में. ठीक है, तो देखिए क्या होगा. किसी भी सब्सटेंस में दो फेज होते हैं, एक होता है बल्क और एक होता है सरफेस. तो सरफेस जो था वो आउटर बाउंड्री थी जो किसी सब्सटेंस के बल्क को या किसी सब्सटेंस को सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से. क्लियर? हमने क्या बताया कि सरफेस वो आउटर बाउंड्री है जो किसी सब्सटेंस के बल्क को आउटर एटमॉस्फेयर से सेपरेट करती है. ठीक है, तो अब सरफेस केमिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन. यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये डी है. ठीक, एडजॉर्प्शन क्या है? तो देखिए, अब देखिए क्या होगा कि एडजॉर्प्शन में हम स्टडी करेंगे कोई सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस के सरफेस पर किसी दूसरे सब्सटेंस का के मॉलिक्यूल्स का या किसी दूसरे सब्सटेंस का एक्यूमुलेट हो जाना क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन. तो एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस in which any substance get accumulated on the surface of any other substance. Adsorption एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, देखिए क्या होगा. तो जिस सब्सटेंस पर एडजॉर्प्शन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेंट. उसको हम क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट. ठीक है, the substance at which adsorption takes place is known as adsorbent. वो सरफेस जिस पर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस होता है या एब्जॉर्प्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट कहते हैं. और जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेट. उसको क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट कहेंगे. एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप, है ना. तो अब देखिए क्या हो गया, इसको हम इन दोनों के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे कह सकते हैं? तो एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज एडजॉर्प्शन. तो वो प्रोसेस जिसमें एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल या एडजॉर्बेट किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे. ठीक, तो अब देखिए क्या, किसी सब्सटेंस का सरफेस पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाना क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन. और इसी का उल्टा, अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाएं तो उसको क्या कहेंगे? डीसॉर्प्शन कहेंगे. उसको क्या कहेंगे? डीसॉर्प्शन कहेंगे. यानी मॉलिक्यूल्स का सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाना एडजॉर्प्शन और सरफेस से रिमूव हो जाना क्या कहलाएगा? डीसॉर्प्शन कहलाएगा. ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब देखिए क्या है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस ये क्या है? सरफेस पर होता है, तो ये हो गया सरफेस फिनोमिनन. और ये कैसा है? बल्क फिनोमिनन. एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिनन है और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिनन. यानी एड्जॉर्प्शन केवल सरफेस पर होगा और एब्जॉर्प्शन पूरे क्या होगा? सब्सटेंस में होगा. अब यहाँ पर आप एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि किसी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर किसी सब्सटेंस का एब्जॉर्ब हो जाना क्या कहलाता है? एड्जॉर्प्शन. या एक्यूमुलेट हो जाना एड्जॉर्प्शन कहलाता है. एब्जॉर्प्शन पूरे सब्सटेंस में
पूरे सब्सटेंस में किसी सब्सटेंस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पर एक सब्सटेंस पूरे सब्सटेंस के बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरा आपको क्या कहेंगे, स्टार्टिंग में जो इसकी रेट होती है वो क्या होती है? हाई होती है। स्टार्टिंग में इसकी रेट इंक्रीज करती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करती है जब तक ये इक्विलिब्रियम ऑब्टेन ना कर लें। तो एब्जॉर्प्शन की रेट स्टार्टिंग में इंक्रीज करती है और बाद में डिक्रीज करती है, तब तक डिक्रीज करेगी जब तक वो इक्विलिब्रियम ना ले। एब्जॉर्प्शन जो है वो यूनिफॉर्म रेट से होता रहता है। एब्जॉर्प्शन जो है वो यूनिफॉर्म रेट से होता रहेगा। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए एब्जॉर्प्शन का। सिलिका जेल होता है तो उसके सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाते हैं जा करके, तो ये एब्जॉर्प्शन का एक एग्जांपल हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, क्लोथ, कोई भी क्लोथ ले लीजिए, तो वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर और साथ साथ बल्क में हर जगह क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस हम समझ सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा रीज़न है कि एब्जॉर्प्शन होता क्यों है और सरफेस पर ही क्यों होता है, इसका रीज़न हमें समझना चाहिए। इसको हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे किसी सब्सटेंस की ये बाउंड्री, तो सब्सटेंस के बल्क में जो सब्सटेंस होते हैं उस पर जो फोर्स लगते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ऊपर वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है। ठीक, तो ये सारे फोर्स जो हैं जो मॉलिक्यूल बल्क में रहते हैं उन पे जितना भी फोर्स लगता है वो बैलेंस फोर्स होता है, और वो सब्सटेंस जो सरफेस पर रहते हैं उनके जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस नहीं रहते। देखिए लेफ्ट और राइट में जो फोर्सेस हैं वो क्या है? बैलेंस है। बाकी ये फोर्सेस जो हैं देखिए क्या है? बैलेंस नहीं है। तो किसी भी सब्सटेंस के जो बल्क में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो तो बैलेंस्ड रहते हैं, जबकि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल रहते हैं वो अनबैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, तो सरफेस पर एक तरीके का स्ट्रेन होता है या एक तरीके का अनस्टेबिलिटी होती है। तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं इनको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल फोर्सेस कहते हैं, और यही रेजिडुअल फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखिए यहाँ पर इन फोर्सेस को बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है, तो सब्सटेंस क्या होता है? ये रेजिडुअल फोर्सेस क्या करते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस इनके सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो कोई भी सब्सटेंस जब इनके सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो उस सब्सटेंस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि ये जो फोर्सेस हैं वो क्या हो सके? बैलेंस हो सके, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमने क्या कहा कि जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो फोर्सेस होते हैं अनबैलेंस्ड होते हैं। इन्हीं अनबैलेंस फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल फोर्सेस कहते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। जब कोई मॉलिक्यूल इनके सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? सरफेस को आसानी सरफेस पे आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे? जब सरफेस से मॉलिक्यूल का सरफेस पर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होगा तो ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, हीट, कुछ ना कुछ हीट रिलीज़ होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एब्जॉर्प्शन को समझ सकते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में हीट रिलीज़ हो रही है तो एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एब्जॉर्प्शन इज़ ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये रीजनिंग में एक दो बार पूछा गया है। क्लियर है? ये रेजिडुअल फोर्सेस सरफेस पर पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब कोई सब्सटेंस क्या करता है? किसी सरफेस के बाउंड्री के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है? हीट को रिलीज़ करके इनके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। डेल्टा एच यहाँ पर इंथैल्पी में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट यहाँ पर निकल रही है। जो प्रोसेस है वो क्या एक्सोथर्मिक हो जाएगी, और डेल्टा एच जो है इंथैल्पी में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है।
यहाँ पर मॉलिक्यूल का मोशन क्या कहता है, मॉलिक्यूल केवल सरफेस पर आके एक्यूमुलेट होता है, यहाँ से नीचे मॉलिक्यूल का किसी तरह का भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए डेल्टा एस जो है इंट्रॉपी में चेंज वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। इंट्रॉपी में जो चेंज है वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर इंट्रॉपी चेंज निगेटिव है तो डेल्टा जी वो भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन को समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शंस को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।